नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने अलोक तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था, यानी जो तत्पुरुष समास का जो टॉपिक है वो अभी अपना चल रहा था। तत्पुरुष समास में ही आज आगे का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा? उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। नियमित रूप से आपका और हमारा जो संबंध है इसी तरह से बना रहे। और मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़रूर आप इसको लाइक किए बिना नहीं रहेंगे, शेयर किए बिना नहीं रहेंगे और कमेंट किए बिना तो आप रह भी नहीं सकते मित्रों। और कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी जो समस्या है उसको भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं और चाणक्य क्लासेस का हमारा प्रयत्न यही होता है कि हम विद्यार्थी की हर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करके और विद्यार्थी को संतुष्ट रखें, विद्यार्थी को संतुष्ट करें और उसके परीक्षा का जो मार्ग है वो थोड़ा सा आसान बना दें, थोड़ा सरल बना दें अपने थोड़े से जो जितना हम जानते हैं उस जानकारी के द्वारा। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, उपपद तत्पुरुष समास के बारे में बात कर रहे हैं। उपपद तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो जाती है? तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि उपपद का तात्पर्य होता है सहायक पद, यानी किसी भी शब्द के साथ में जुड़कर और आंशिक रूप से उसके अर्थ को प्रभावित करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? उपपद होते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रत्ययवत शब्द के साथ जुड़कर तथा प्रतीकात्मक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दांशों के योग से निर्मित शब्द में कौन सा समास होता है? उपपद तत्पुरुष समास होता है। कौन सा शब्द समास होता है मित्रों? उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो ये हो गई उपपद तत्पुरुष समास की एक व्यवस्थित परिभाषा, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि उपपद जो होते हैं वो प्रत्यय के रूप में शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? तो मित्रों, प्रत्यय आपको मालूम होना चाहिए कि ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो ये शब्द भी जो उपपद होते हैं वो प्रत्यय के रूप में ही ये शब्द के साथ में, शब्द के बाद में जुड़ेंगे और जुड़कर के ये शब्द कोई निश्चित अर्थ को प्रकट नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रतीकात्मक अर्थ को ही प्रकट कर पाएंगे। निश्चित अर्थ इन उपपदों का नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो शब्दांश होते हैं, इन शब्दांशों के योग से जो निर्मित शब्द होते हैं उन शब्दों में समास कौन सा होता है? उपपद तत्पुरुष समास होता है। इन उपपदों के बारे में कुछ और बातें भी हैं जो परिभाषा के द्वारा व्यक्त नहीं हो पाई है। हम उन चीज़ों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि उपपद किसी धातु बोलते हैं संस्कृत की मूल क्रिया को। संस्कृत में जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? धातु। या फिर हिंदी के अनुसार अगर हम बात करें तो वो कोई क्रिया होगी, तो धातु या क्रिया का अंश होता है। ये क्या होते हैं? धातु या क्रिया के अंश होते हैं। इनका अपना निश्चित कोई अर्थ नहीं होता है, ये केवल प्रतीकात्मक रूप से ही शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। दूसरी बात,
कि उपपदों के योग से कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुव्रीहि समास का भ्रम होने लग जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि उपपदों के योग से कई बार बहुव्रीहि समास का भ्रम होने लगता है। बहुव्रीहि समास का भ्रम होने लगता है। किंतु उत्तर पद के पूर्ण व सार्थक न होने के कारण बहुव्रीहि समास की निष्पत्ति नहीं हो पाती। है क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि प्रथम पद का भी पूर्ण अर्थ होता है, दूसरे पद का भी पूर्ण अर्थ होता है, दोनों पद सार्थक होते हैं और दो सार्थक पद जुड़कर के किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर सकते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास का एक सामान्य लक्षण होता है। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि उपपदों में जो दूसरा पद है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है और दूसरे पद का निश्चित अर्थ न होने के कारण, दूसरा पद सार्थक न होने के कारण यहाँ बहुव्रीहि समास की निष्पत्ति कभी नहीं होगी। हाँ, भ्रम जरूर रहेगा कि बहुव्रीहि समास हो सकता है, लेकिन आप उपपदों को पहचानते हुए इस चीज़ का साथ में ध्यान रखिएगा कि ऐसे उपपदों के योग में या प्रत्ययों के योग से कभी भी बहुव्रीहि समास की पूर्ण निष्पत्ति नहीं होती है। आप इस चीज़ का साथ में ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले उपपद कौन कौन से होते हैं। तो वो उपपद भी मैं आपको बता दूं। इसके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले उपपद। अब वो उपपद और उन उपपदों के अर्थ क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये संस्कृत में जन धातु का अंश है, पूरी जन धातु नहीं है। और जन धातु से निर्मित जो लकार के जो रूप होते हैं, जो क्रियाओं के रूप होते हैं, वो भी नहीं है, केवल उसका अंश एक ले लिया है ज। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज का अर्थ क्या होता है तो आप बोलोगे सर ये तो केवल एक व्यंजन है और व्यंजन वर्णों को क्या अर्थ दें, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। तो ज का अर्थ प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। इसी प्रकार से एक और उपपद आ जाता है द। दूसरा उपपद क्या हो जाता है द, और इस उपपद का अर्थ क्या हो जाता है देने वाला। ये संस्कृत की दा धातु का रूप अंश रूप है। दा धातु भी नहीं है और उस धातु से बना हुआ कोई क्रिया का रूप भी नहीं है। इसी प्रकार संस्कृत की एक धातु है और सामान्यतः आप जानते हैं कि शब्दों में कहीं पर भी मूल धातुएं भी प्रयुक्त नहीं होती है। ये संस्कृत की एक और धातु है धी, जिसका अर्थ है धारण करना। तो यहाँ पर धारण करने के संदर्भ में हम धी का प्रयोग कर लेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से एक और उपपद आ जाता है प, जिसका अर्थ क्या होता है। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो होता है पीना, यानी कि पीने वाला, और दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका पालने वाला। तो इन दो अर्थों में ये जो प उपपद है ये प्रयुक्त हो सकता है। इसके बाद में एक और उपपद आ जाता है ग। ये संस्कृत की गम धातु का अंश रूप है, जो जाना या चलना या गति करना क्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ हो जाता है चलने वाला। इसका रूप क्या हो जाता है चलने वाला। अच्छा, इसके बाद में कुछ और भी उपपद हो जाते हैं जो कि क्रियाओं के अंश होते हैं हिंदी में, जैसे कि कर। इसका अर्थ हो जाएगा करने वाला।
तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे उपपद होते हैं। एक और हो जाता है स्थ। स्थ का अर्थ हो जाता है या तो रहने वाला, या इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा स्थित। तो इस प्रकार के ये कुछ उपपद हैं जो शब्दों के साथ में प्रत्यय के रूप में जुड़ेंगे, यानी शब्दों के बाद में जुड़ेंगे, और किस प्रकार से ये अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, आप इन उपपदों को पहले आप लिख करके रख लीजिएगा, इनके अर्थ को आप लिख कर रख लीजिएगा, ताकि शब्दों का समास विग्रह करने में आपको आसानी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समास का, जो तत्पुरुष समास का भेद है, ये बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास के जो कुछ मिलते जुलते से लगने वाले उदाहरण होते हैं, या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार इस फलां शब्द में बहुव्रीहि समास हो सकता है, लेकिन परीक्षा में किसी अन्य विकल्प को ही चुना जाता है सही उत्तर के रूप में, और फिर आप हैरान होते हो कि यार इसमें तो जैसे कि शब्द आ गया जलज। अब जलज शब्द में अगर मैं प्रथम दृष्टया आपसे पूछूं कि जलज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि इसका अन्य अर्थ कमल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका अन्य अर्थ कमल यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? यहाँ पर जो पूर्व पद है जल, निश्चित रूप से ये सार्थक है, इसका अर्थ है, लेकिन जो उत्तर पद है ज, ये पूर्ण शब्द नहीं है, ये केवल प्रतीकात्मक शब्द है, जल में जन्म लेने वाला। बस केवल इतना ही इसका समास विग्रह होगा। इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य अर्थ को इस पर आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दूसरा शब्द सार्थक नहीं है। और बहुव्रीहि समास की शर्त यही है कि पहला पद भी सार्थक होना चाहिए, दूसरा पद भी सार्थक होना चाहिए, और दो सार्थक पद मिलकर ही किसी तीसरे अर्थ को निश्चित कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इससे के अनुसार बनने वाले कुछ उदाहरणों की। तो मित्रों, जैसे कि जल के पर्यायवाची शब्द हैं, उन सभी पर्यायवाची शब्दों के साथ में हम अगर ज को जोड़ देते हैं तो एक और नया रूप हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं जलज, नीरज, तोयज, पयोज, अंबुज, वारिज, तो इस प्रकार से ये सभी उपपद आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, जो उपपदों के योग से बने हुए शब्द हैं। यहाँ पर आप जब गौर करोगे तो इन सब जगह से जब आप ज को हटा दोगे तो शेष जो पद बचता है वो जल का पर्यायवाची होता है। यानी जल के पर्यायवाची शब्दों के पीछे ज लग करके हमने जो शब्द बनाया है, निश्चित रूप से ये बात सही है कि ये सभी के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो शब्द हैं केवल उपपद के रूप में ही साथ में जुड़े हैं, इसलिए उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे। और इनका समास विग्रह जब हम करेंगे तो इन सभी शब्दों का एक ही समास विग्रह हो जाएगा, और वो समास विग्रह क्या हो जाएगा? जल में उत्पन्न होने वाला। अब इसका जो लक्षण है जल में उत्पन्न होने वाला, तो मित्रों यहाँ पर अन्य अर्थ कमल इसलिए निश्चित रूप से प्रायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि जल में उत्पन्न होने वाली हर चीज कमल नहीं होती है। बहुत सी चीजें, बहुत सी वनस्पतियां, बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो कमल नहीं है। तो सार्वभूत लक्षण जल में उत्पन्न होने वाला कमल नहीं होता है, और इसीलिए इनका जो अन्य अर्थ है प्रायोजित कमल, वो भी नहीं है। ये इसका जो जलज का जो अर्थ हम कमल लेते हैं, ये केवल रूढ़िगत अर्थ लेते हैं, जो कि केवल एक संक्षिप्त और संकीर्ण अर्थ प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार ही ऐसे कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे इसी ज उपपद से बने हुए, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर अंडज, और जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया शैलज। तो इस प्रकार से कुछ और शब्द हो जाते हैं। अब आप देखिए कि अंडज शब्द का अर्थ क्या होता है? अंडे से जन्म लेने वाला। क्या हो जाता है? अंडे से जन्म लेने वाला। अब जब अंडे से जन्म लेने वाले किसी प्राणी के संदर्भ में हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक ही जवाब होता है कि वो प्राणी हो सकता है केवल और केवल पक्षी, क्योंकि सामान्यतः पक्षी अंडे से ही जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि अंडे से जन्म लेने वाला हर प्राणी पक्षी नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं दुनिया के सबसे विशालतम प्राणी डायनासोर्स की, तो उनका जन्म भी अंडे से ही होता था।
वो भी अंडज थे लेकिन वो पक्षी नहीं थे। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं छिपकली का, वो भी अंडे से ही जन्म लेती है मगर वो पक्षी नहीं है। और हर पक्षी अंडे से ही जन्म लेता हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चमगादड़ एक पक्षी है लेकिन उसका जन्म अंडे से नहीं होता है, बच्चे के रूप में ही उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार ये जो अंडज शब्द है ये पूर्ण रूप से पक्षी पर प्रायोजित नहीं हो सकता, इसलिए इसका समास विग्रह केवल इतना ही होगा, अंडे से जन्म लेने वाला या अंडे से उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ जो ये ज उपपद है इसको हमने अंडे से जन्म लेने वाला के रूप में ही लिया है, जन्म लेने वाले के अर्थ में ही ये ज उपपद आया है। इसी प्रकार शैलज है तो शैल का अर्थ क्या होता है? पर्वत, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पर्वत से उत्पन्न होने वाला। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं वो हमारे सामने आ जाता है, जो आप जानते हैं ज उपपद से बने हुए हैं। आगे हम बात करते हैं अगले उपपद की, तो अगला उपपद आ जाता है द उपपद आ जाता है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि ज के बाद में हमने अगला उपपद क्या लिया है? द उपपद लिया है। इन्हीं जल के पर्यायवाची शब्दों के साथ में आप द को लगा दीजिए तो शब्द क्या हो जाएगा? जलद, नीरद, तोयद, पयोद, अम्बुद, वारिद। तो इस प्रकार से ये कुछ और शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं जो आप जानते हैं सभी के सभी द उपपद से बने हुए हैं। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो जलद, नीरद, तोयद, पयोद ये सभी के सभी अर्थ बादल के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका अन्य अर्थ बादल हम निश्चित रूप से प्रायोजित नहीं कर सकते। जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो इनका समास विग्रह कुछ इस प्रकार से करेंगे: जल को प्रदान करने वाला। जल को प्रदान करने वाला, तो जलद वही है जो जल को प्रदान करने वाला है। केवल एक बादल के संदर्भ में हम नहीं रख सकते, धरातल के भी ऐसे बहुत से स्रोत हैं जो हमें जल प्रदान करते हैं, लेकिन रूढ़िगत एक संकीर्ण अर्थ इनका बादल से लिया गया है। इसी द उपपद से बनने वाले और भी बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे जो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप उन शब्दों पर निश्चित रूप से अभ्यास कीजिएगा। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया धनद, ज्ञानद, मानद। तो इस प्रकार से कुछ और उदाहरण हमने रख दिए हैं। तो इन सब का भी समास विग्रह क्या हो जाएगा? धनद का समास विग्रह क्या हो जाएगा? धन देने वाला। क्या हो जाएगा? धन देने वाला। इसी प्रकार ज्ञानद का समास विग्रह क्या हो जाएगा? ज्ञान देने वाला। इसी प्रकार मानद का समास विग्रह क्या हो जाएगा? मान सम्मान देने वाला। मान सम्मान देने वाला। इसी प्रकार से कुछ शब्द और भी बन जाते हैं, जैसे कि मैंने यहां शब्द लिख दिया है सुखद, और शब्द मैंने लिख दिया है दुखद। तो इस प्रकार से ये शब्द और मैंने लिख दिए, तो इनका समास विग्रह क्या हो जाएगा? सुखद का समास विग्रह हो जाएगा सुख देने वाला। सुखद का समास विग्रह क्या हो जाएगा? सुख देने वाला। और इसी प्रकार दुखद का समास विग्रह आप क्या कर देंगे? दुख देने वाला। तो इस प्रकार हमने द उपपद से जुड़े हुए जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को देख लिया। दो उपपद हमने देख लिए हैं, एक ज उपपद और दूसरा द उपपद। इसके बाद में जो अगला उपपद आ जाता है वो आ जाता है धी। अगला उपपद क्या आ जाता है? धी। और इस धी उपपद के योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं, इसी तरह से जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं इनके साथ में आप धी को लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? जलधि, नीरधि, नीरधि, तोयधि, पयोधि,
अंबुधि, वारिधि, उदधि। तो इस प्रकार से शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये सभी के सभी शब्द किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सभी के सभी शब्द जो हैं वो सामान्यतः पर्यायवाची हो जाते हैं समुद्र के। किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? समुद्र के। लेकिन ये भी इनका, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, केवल एक संकीर्ण अर्थ लिया गया है, इनका पूर्ण अर्थ नहीं है। हम इसके समास विग्रह की बात करें तो इनका समास विग्रह हो जाएगा जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? जलधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने धी उपपद के योग से बनने वाले शब्दों को देखा है। इसके बाद में हमने एक और उपपद लिखा था प। अगला उपपद हमने क्या लिखा था? प। तो इसका समास विग्रह और इससे बनने वाले शब्द कैसे कैसे होते हैं, तो इसके हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ उदाहरण जो कि प उपपद से बने हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया है, एक शब्द लिख लिया है पादप, एक मैंने लिख लिया है मधुप। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ये दो शब्द लिख लिए हैं, पादप और मधुप। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब पादप की, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? पादेन पीबति यह सह इति पादपः। शब्द जो बना है निश्चित रूप से उस शब्द की अपनी एक वृत्ति होगी, निश्चित रूप से उस शब्द का अपना एक अर्थ होगा। पादेन यानी पैरों से यानी जड़ों से पीने वाला है जो, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सारी की सारी जो वनस्पति है वो पैरों से यानी जड़ों से ही जल का जो अभिसिंचन है वो करती है। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? पैरों से पीने वाला। तो जो पैरों से पीता है वो क्या है? पादप है। और पीता क्या है? तो पैरों से जल या पानी पीने वाला। पैरों से जल या रस भी लिखा जा सकता है, पीने वाला, वो क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। अगला एक शब्द आ गया है मधुप। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको प उपपद का अर्थ भी बताया था, या तो बताया था पीने वाला, या अर्थ बताया था मैंने दूसरा पालने वाला। आगे हम दोनों अर्थों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल शब्द अपने पास में लिखा हुआ है मधुप। तो मधुप का समास विग्रह क्या हो जाएगा? मधु का मतलब क्या होता है? रस। मधु का मतलब क्या होता है? रस। यानी रस कोष्टक में क्या हो जाएगा? ये मधु को पीने वाला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मधुप जो शब्द है वो सामान्यतः भंवरे का पर्यायवाची होता है। आप लोग भी इस बात से संभवतः परिचित होंगे, भंवरे के पर्यायवाची में मधुप शब्द आता है। और ये बात भी सत्य है कि भंवरा फूलों के रस को पीता है। तो हम इसका अन्य अर्थ भंवरा क्यों नहीं रख सकते? तो उसका कारण मित्रों यहाँ पर यह है कि मधु शब्द का जो मूल अर्थ जो अर्थ है वो केवल एक रस ही नहीं है, इसके और भी कई अर्थ हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि शराब, उसको भी क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं। मधुशाला, मधुपान, तो शराब पीने वाला, है ना। तो इस अर्थ में तो फिर आप बोलोगे सब बेवड़ा भी हो जाना चाहिए यहाँ पर, वो भी मधु यानी शराब को पी लेता है ना। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। दूसरा जो मधु शब्द है, मधु शब्द अमृत के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो इस संदर्भ में इसका अन्य अर्थ देव भी हो जाना चाहिए या देवता भी हो जाना चाहिए। तीसरा जो मधु है वो रस तो इसका है ही। तो इस प्रकार मधु शब्द जो है वो एक बहुअर्थी शब्द होने के कारण किसी एक के पक्ष में अर्थ देना न्याय संगत नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पर निश्चित रूप से भंवरा अर्थ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं उपपद के बारे में। तो आगे एक और शब्द आ जाता है महीप। आगे एक और शब्द क्या आ जाता है? महीप। अब इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? तो इसका समास विग्रह हो जाता है, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए मही। तो आप जानते हैं मही शब्द का अर्थ क्या होता है? मही शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। यदि आप पर्यायवाची शब्दों को ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे शब्दों से परिचित होंगे, और यदि नहीं पढ़ते हैं तो मित्रों मैं आपसे कह देता हूं कि पर्यायवाची शब्दों को ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पर्यायवाची शब्दों को पढ़ोगे तो समास अध्याय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समास में हमें शब्दों के अर्थ को लेना पड़ता है, और शब्दों का सरल अर्थ यही होता है। जैसे कि हम पर्यायवाची शब्दों में देखते हैं
कुछ शब्द सरल होते हैं, कुछ शब्द कठिन भी होते हैं। तो कठिन शब्दों के जो बने उदाहरण हैं वो भी समास में आते हैं, और उन कठिन शब्दों का जब तक आपको सरल अर्थ मालूम नहीं होगा, समास की प्रक्रिया आपके लिए कभी भी सुगम नहीं होगी। इसलिए समास अध्याय को जानने के लिए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पर्यायवाची शब्द जो अध्याय है वो इसका एक उपकारक अध्याय है। निश्चित रूप से आप उस अध्याय को पढ़िएगा। तो यहाँ पर मही शब्द जो है उसका अर्थ क्या बताया गया है? पृथ्वी। और यहाँ प उपपद का जो अर्थ है वो किससे लिया जाएगा? पालने वाला। तो मही को या मही का यानी पृथ्वी का पालन करने वाला। तो अब यहाँ पर केवल पृथ्वी, केवल धरती के टुकड़े का कोई पालन पोषण नहीं होता है, उस धरती के टुकड़े पर निवास करने वाले हर प्राणी का, हर पादप का, हर मनुष्य का पालन पोषण जुड़ा हुआ होता है। और इसके अन्य अर्थ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप कह दोगे कि सर इस प्रकार का पालन करने वाला तो फिर राजा या सम्राट हो सकता है। तो मित्रों, केवल राजा या सम्राट नहीं होता है, किसान भी होता है जो अपने श्रम जल से इसी पृथ्वी को अभिसिंचित करता है, इसका पालन करता है, पृथ्वी को पोषित करता है। तो मित्रों, मही शब्द राजा का भी पर्यायवाची हो सकता है और किसान के लिए भी कुछ संगत में इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाता है मही यानी पृथ्वी का पालन करने वाला। अच्छा, इसके बाद में एक और हम उपपद पढ़ लेते हैं यहाँ पर, और वो उपपद है ग। कौन सा उपपद है? ग, जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ क्या होता है? चलने वाला। क्या हो जाएगा? चलने वाला। तो इससे बनने वाले शब्द कैसे हो जाएंगे, क्या क्या शब्द हो जाएंगे? तो इसके बनने वाले शब्द हो जाएंगे, जैसे एक शब्द हो जाएगा खग, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इन दोनों शब्दों का समास विग्रह कर लेते हैं। तो समास विग्रह अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ख शब्द आया है और दूसरा ग शब्द आया है। तो अब आप ये बोलोगे कि इन दो शब्दों का हम समास विग्रह कैसे करेंगे? तो मित्रों, जो ख शब्द होता है ये भू का विलोम शब्द है। किसका विलोम शब्द है? भू का विलोम शब्द है। भू का मतलब क्या होता है? आप समझते हैं अच्छी तरह से। भू का अर्थ क्या होता है? धरती। तो ख का अर्थ क्या होना चाहिए? ख का अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश या अंतरिक्ष। और इसीलिए इन दोनों से मिलकर शब्द बना है भूख, और जब ये हावी होते हैं तो धरती आकाश एक हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, भू का अर्थ क्या लिया जाता है? धरती, और ख का अर्थ क्या है? आकाश। अब हम बात करते हैं इन शब्दों के समास विग्रह की। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? ख का अर्थ हमने क्या लिया है? आकाश, और ग का अर्थ क्या हो जाएगा? चलने वाला, यानी कि आकाश में चलने वाला। क्या हो जाएगा? आकाश में चलने वाला। आकाश में चलने या विचरण करने वाला। तो अब आप कहेंगे कि सर इस संदर्भ में तो हम पक्षी के अर्थ को ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से पक्षी के अर्थ को हम ले सकते हैं। मैं भी इस चीज़ से मना नहीं कर सकता, कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता कि खग का अर्थ पक्षी नहीं होता है। लेकिन आकाश में चलने वाला हर कोई पक्षी ही नहीं होता है। जितने चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, खंड, पिंड जो भी हैं, ब्रह्मांड के घटक जो भी हैं, वो सभी इसी अंतरिक्ष में ही विचरण करते हैं। तो इन सभी खंड पिंडों यानी खगोलीय ग्रहों के लिए भी खग शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं बाण की, तो धनुष पर चढ़ाकर जब हम किसी बाण को छोड़ते हैं तो वो किसी धरातल पर चल करके नहीं जाता है, वो भी वायु मार्ग में ही चलता है। तो खग शब्द जो है वो बाण का भी पर्यायवाची हो जाता है। जितने भी हमारे जो 33 कोटि के जो हम देवता मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, इन सभी देवताओं के लिए भी खग शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। खग शब्द सूर्य का भी पर्यायवाची है। तो कई अर्थों में खग शब्द को लिया जा सकता है। तो केवल इसी कारण कि खग शब्द के कई अर्थ होने के कारण केवल पक्षी के संदर्भ में इसका अर्थ प्रयोजित करना उचित नहीं है, क्योंकि खग शब्द कई अन्य अर्थों में आता है। आगे शब्द आ गया है मृग। तो मृजाम गमयति यह सह इति मृग, अर्थात मृग का यहाँ पर अर्थ पृथ्वी से लिया गया है। मृजा का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी से लिया गया है। तो पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं जो, किस पर? पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं जो, पृथ्वी पर विचरण करने वाले हैं जो, वो क्या कहलाएंगे? मृग कहलाएंगे। तो आप सामान्यतः ये समझते होंगे कि मृग शब्द का अर्थ केवल हिरण होता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वेदों में मृग शब्द का अर्थ केवल एक हिरण नहीं लिया गया है। मृजाम गमयति यह सह इति मृग, अर्थात पृथ्वी पर चलने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के लिए मृग शब्द का प्रयोग
किया जाता है। कालांतर में जिस प्रकार से नए नए प्राणी सामने आते गए, मनुष्य प्राणियों का नामकरण करता गया, वैसे वैसे मृग शब्द जो सिमट करके केवल एक हिरण तक सीमित रह गया। बाकी अगर हम विस्तृत रूप से अगर बात करें तो पृथ्वी पर विचरण करने वाला हर प्राणी क्या है? मृग है, मनुष्य है। मनुष्य भी क्या है? एक मृग है। मनुष्य भी एक पशु है। वेदों में मनुष्य के लिए पशु शब्द का भी प्रयोग किया गया है और उसकी व्याख्या विद्वानों ने कुछ इस प्रकार की है कि प्राप्तम आशु यम सह इति पशु, अर्थात प्राप्त किए हैं प्राण जिसने, वो सभी क्या है? पशु हैं। तो मित्रों, प्राण हमें भी प्राप्त हुए हैं। इस सृष्टि के जितने भी सचर प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को प्राण प्राप्त हुए हैं, और जिन्होंने प्राण प्राप्त किए हैं, जो विचरण करता है, गति करता है, क्रिया करता है, वो सभी के सभी क्या हैं? पशु हैं, क्योंकि उन सबको प्राण तत्व प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से मित्रों, शब्दों के अर्थ बहुत ही व्यापक होते हैं। हम केवल इनके संकीर्ण शब्दों के अर्थ को हम समझ लेते हैं। पशुपति जब भगवान शिव का पर्यायवाची बनता है तो वो केवल पशुओं के यानी जानवरों के पति या उनके स्वामी या उनके अधिष्ठाता नहीं होता है, वो समस्त प्राणी जगत के पति हैं, अधिपति हैं। इसीलिए वो क्या है? पशुपति हैं। समस्त प्राणी जगत के क्या हैं? अधिपति है। तो इस प्रकार से मित्रों, शब्दों के अर्थ जो हैं वो आप विस्तृत दायरे में समझा कीजिएगा। संकीर्ण अर्थ कई बार आपको परीक्षा में भ्रम में डाल देता है। हमने यहाँ पर ग उपपद तक हमने पढ़ लिया है। आगे जो उपपद बचा है वो बचा है कर और स्थ। दो उपपद हमारे पास में और बचे हैं। इन उपपदों के बारे में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। अगला जो उपपद बचा है, कौन सा बचा है? कर। तो सामान्यतः कर उपपद से बने हुए जो शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास में भी आ जाते हैं, इसलिए कर उपपद को ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना या ज़्यादा इस पर ध्यान देना कोई ज़्यादा अपेक्षित नहीं है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्थ उपपद की। तो स्थ उपपद का जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? स्थ उपपद का अर्थ होता है रहने वाला। क्या होता है? रहने वाला। या फिर जो इसका दूसरा अर्थ है वो बताया गया है स्थित। और इसके योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो बहुत शब्द बन सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कंठस्थ, मध्यस्थ, पार्श्वस्थ, समीपस्थ या निकटस्थ, और यहां पर शब्द बन जाएगा ध्यानस्थ, और यहां पर शब्द बन जाएगा अधीनस्थ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बहुत से शब्द बनाए जा सकते हैं स्थ उपपद के द्वारा। इन सभी स्थानों पर अब इसका समास विग्रह हम किस प्रकार से करेंगे, तो अब आप इनके समास विग्रह की ओर एक बार नज़र डाल लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। जैसे पहला शब्द आया है कंठस्थ, तो इसका समास विग्रह हम क्या करेंगे? कंठ में स्थित। अब कंठ में स्थित तो कई प्रकार के जो अंग हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो कंठ में स्थित अंगों से इसका तात्पर्य नहीं है। कंठस्थ यानी स्मरण करना, याद करना, धारा प्रवाह बोलने की क्षमता उत्पन्न करना भी क्या कहलाता है? कंठस्थ ही कहलाता है। इसी प्रकार मध्यस्थ, मध्य में स्थित या बीच में रहने वाला भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? मध्यस्थ हो जाएगा। तो मध्यस्थ किसके मध्यस्थ, ये चीज़ यहाँ पर जो निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ पर किसी अर्थ का निश्चयीकरण नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक शब्द आ गया है पार्श्वस्थ। तो पार्श्व शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। ये शब्द एक संस्कृत का अव्यय है जिसके दो अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ क्या हो जाएगा? पास में, और दूसरा अर्थ हो जाएगा पीछे। पास में या पीछे रहने वाला, वो क्या कहलाता है? पार्श्वस्थ कहलाता है। इसी प्रकार समीपस्थ या निकटस्थ का भी क्या हो जाएगा? समीप या निकट रहने वाला, समीप या पास में रहने वाला। इसी प्रकार आगे एक और शब्द आ गया है ध्यानस्थ। तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? ध्यान में स्थित, ध्यान में स्थित, ध्यानस्थ। जब कोई साधना करता है, भगवान का नाम लेता है, ईश्वर को याद करता है, तो आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके कुछ पल के लिए बैठ जाता है, यानी वो अपना जो ध्यान है वो ईश्वर में लगाता है, वो क्या होता है? ध्यानस्थ होता है। इसी प्रकार अधीनस्थ। तो सबसे पहले आप अधीन का अर्थ समझ सकते हैं, वश में यानी किसी अन्य के वश में।
और स्थ का मतलब क्या हो जाएगा, रहने वाला, तो क्या हो जाएगा, किसी अन्य के वश में रहने वाला, वो क्या कहलाता है, अधीनस्थ कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो समास पढ़े हैं वो कौन से पढ़ लिए हैं, उपपद तत्पुरुष समास पढ़ लिए हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसी तत्पुरुष समास के अंतिम भाग जो कि अलुक तत्पुरुष समास है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो समझेंगे। मित्रों, जाने से पहले एक बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपडेट्स आप तक नियमित रूप से पहुँचते रहें। वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं, आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं संपूर्ण चाणक्य क्लासेस पूर्ण रूप से आप ही के हित के लिए समर्पित हैं। मित्रों, तब तक नमस्कार, इंतज़ार कीजिए आने वाले वीडियो का, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।